हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो रीजनलाइजेशन के विपरीत जाता है, अर्थात डी रीजनलाइजेशन की तरफ जाता है। और ये टॉपिक है कि यूएई इसने अप्रैल 2026 को एक बड़ा फैसला लिया और लगभग 60 साल बाद यूएई ओपेक से और ओपेक प्लस से अलग हो गया। 1 मई 2026 को ये सेपरेशन, ये एक प्रकार से ओपेक से अलग होने की प्रक्रिया को व्यवहारिकता प्रदान कर दी गई। तो इस कारण से ये एक टॉपिक बनता है कि रीजनलाइजेशन के ज़माने में डी रीजनलाइजेशन भी चल रहा है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। यूएई ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर क्यों हुआ? यूएई ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर ये क्यों हुआ? इसको कुछ पार्ट में बांट करके देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा हम इसकी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, विषय वस्तु और प्रसंग पर, कॉन्टेक्स्ट पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ओपेक और ओपेक प्लस क्या है, इन दोनों का परिचय थोड़ा सा, ओपेक एवं ओपेक प्लस का परिचय, ताकि इसके बारे में जानकारी रहे। फिर यूएई क्यों बाहर निकला, इनसे यूएई के बाहर होने के कारण, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर यूएई बाहर है तो उसका प्रभाव क्या होगा। इसके बाद प्रभाव, और फिर अंत में हम भारत की अपेक्षित रणनीति क्या होगी ऐसी स्थिति में, भारत की अपेक्षित रणनीति। ये हमारा टॉपिक रहेगा। एक एक करके हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट और उसके प्रसंग पर। तो प्रसंग तो यही है कि करीब 60 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई, इसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली तेल संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया। यह निर्णय यूएई के द्वारा 28 अप्रैल 2026 को लिया गया था और 1 मई 2026 को यह निर्णय प्रभावी हो गया। संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक से अचानक बाहर निकलने के ऐलान को पूरी दुनिया में एक बड़ी घटना के तौर पर माना जा रहा है। और आप देखिए कि ईरान जंग की वजह से ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर में ऊर्जा को लेकर के एक बड़ा संकट चल रहा है और जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी हिला करके रख दिया है। यूएई ने कहा है कि उसने जो ये फैसला लिया है, ये उसकी दीर्घकालिक रणनीति, उसके इकोनॉमिक विजन और उसकी बदलती एनर्जी प्रोफाइल का परिणाम है। मतलब कोई आकस्मिक फैसला नहीं है ये, बल्कि लंबे समय से और लंबे समय तक के लिए सोच विचार करके लिया गया ये फैसला है।
आप देखें कि यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल अल मजरूई, सुहेल अल मजरूई इन्होंने कहा था कि इन समूहों के तहत किसी बाध्यता से मुक्त होने पर देश को ज्यादा लचीलापन मिलेगा, देश को अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी, अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत करने में एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यह केवल एक आर्थिक निर्णय है यूएई का, या फिर वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है? क्या ओपेक का प्रभुत्व अब खत्म होने की ओर है? आज हम सभी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस फैसले के पीछे वैश्विक कारणों पर, वैश्विक प्रभाव पर, भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये चर्चा करने से पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा ओपेक के बारे में। ओपेक एवं ओपेक प्लस, इनका परिचय, क्योंकि जिस चीज से अलग होना है उसका परिचय तो होना ही चाहिए। आप देखिए कि ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। सितंबर 1960 में इनॉग्रेट किया गया था, 14 सितंबर का दिन था, और बगदाद इराक में इसको स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो, और यूएई के अलग हो जाने के बाद आज इसमें 11 सदस्य हैं अभी भी। अब बात आती है कि जब ये 14 सितंबर 1960 को स्थापित किया गया तो इसके संस्थापक सदस्यों में बहुत सारे सदस्य थे। इनफैक्ट इसके संस्थापक सदस्यों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे। जब इसे स्थापित किया गया तो इसका उद्देश्य तेल उत्पादन नीतियों का समन्वय करना, इसके उद्देश्यों में शामिल किया गया ओपेक के दो तीन बातें बहुत खास हैं। एक तो सभी देश जो ओपेक के सदस्य हुए, संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने यह सोचा कि जो हम तेल उत्पादन कर रहे हैं उनकी नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाए। दूसरी बात, वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखना इसका उद्देश्य था। तेल कीमतों को स्थिर रखना। तीसरी इसमें समस्या, जो ऑब्जेक्टिव इसका शामिल किया गया, वो सदस्य देशों के राजस्व हितों की रक्षा करना। जितने भी ओपेक के सदस्य हैं उनके राजस्व हितों की रक्षा। एक और महत्वपूर्ण बात थी कि जितने भी कंज्यूमर देश हैं उनके लिए नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना भी इसका एक लक्ष्य रखा गया। नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। अब आप देखिए कि ओपेक ने अपने उद्देश्य तय कर लिए
यहां मजेदार बात यह है कि यूएई जो अभी ओपेक से अलग हुआ, क्या वो संस्थापक सदस्य था? नहीं, यूएई संस्थापक सदस्यों में से नहीं था, बल्कि वो 1967 में 1967 में ओपेक के साथ शामिल हुआ था और अभी 1 मई 2026 को वो बाहर हो गया। तो ये तो बात हुई ओपेक की। अब बात आती है ओपेक प्लस। ये जो ओपेक प्लस है, इसमें ओपेक के सदस्य तो शामिल हैं ही, इसके साथ साथ 10 और प्रमुख देश जो गैर ओपेक देश थे वो भी इसमें शामिल हो गए और ये ओपेक प्लस 2016 में बनाया गया। इसके प्रमुख सदस्यों में रूस बहुत महत्वपूर्ण है। रूस है, सेंट्रल एशिया के देश हैं जिनमें कई देशों को आप देख सकते हैं। रूस के साथ साथ कजाकिस्तान, अजरबैजान, मैक्सिको हालांकि एक सीमित सहयोगी है, ओमान, बहरीन, मलेशिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, ब्रुनेई, ये सब देश इस ओपेक प्लस में शामिल हुए। मोटा मोटी ओपेक प्लस का भी लक्ष्य वही था जो ओपेक का लक्ष्य हुआ करता था। इस तरीके से दुनिया भर के जितने भी पेट्रोलियम उत्पादक देश थे, धीरे धीरे वो ओपेक में आए, लेकिन बहुत सारे देश ओपेक से अलग भी रहे, जो ओपेक का सदस्य नहीं बने। तो 1960 से लेकर के और 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक ओपेक ने पूरे पेट्रोलियम पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया और जो जो सदस्य ओपेक के थे वो ओपेक के नियमों के आधार पर काम करेंगे। ओपेक के रूल्स और रेगुलेशन होंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर ओपेक और ओपेक प्लस में देखने को मिली। अब बात आती है कि आखिर ओपेक और ओपेक प्लस से यूएई क्यों बाहर निकला? ओपेक एवं ओपेक प्लस से यूएई के बाहर निकलने के कारण क्या है? अब इन कारणों पर हम थोड़ा नजर रखते हैं कि क्यों ये बाहर गए। अब देखो कि यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलना, यह तो तय है कि यह केवल तेल उत्पादन का निर्णय नहीं है, बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यह निर्णय आर्थिक रणनीति, भू राजनीतिक पुनर्संतुलन, ऊर्जा बाजार में जो बढ़ रही प्रतिस्पर्धा है और अपने निजी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके यूएई ने इतना बड़ा फैसला लिया है। तो एक एक बिंदु के आधार पर हम इस फैसले के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण यहां पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यूएई की जो उत्पादन क्षमता है और ओपेक का कोटा, इनके बीच में टकराव उत्पन्न हो रहा था। ओपेक में एक कोटा है कि कौन सा देश कितना उत्पादन कर सकता है। तो ओपेक का कोटा और यूएई की उत्पादन क्षमता,
इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन रही थी। यूएई ने पिछले वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया है, लेकिन ओपेक कोटा के कारण से वो पूरी क्षमता से उत्पादन अपना नहीं कर पा रहा था। ओपेक के कोटा नियमों के कारण से उसका उत्पादन 30 से 35 लाख बैरल प्रतिदिन तक एक सीमित कोटा बना हुआ था। तो लेकिन यूएई चाहता था कि इसका उत्पादन और ज़्यादा बड़ा हो। जैसे कि आप देखो कि आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जिसको एडीएनओसी कहा जाता है, एडीएनओसी, आबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन, इसने उत्पादन क्षमता को 50 लाख बैरल प्रतिदिन ले जाने का निर्णय या ले जाने का लक्ष्य रखा है। जबकि कोटा क्या कह रहा है, 30 से 35 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन आप उत्पादन कर सकते हैं, जबकि इसका है 50 लाख का लक्ष्य है। अब यह टकराव स्वभावतः उत्पन्न होगी। ओपेक कोटा के कारण से यूएई अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हो सकता था कि भारी निवेश के बावजूद राजस्व की मात्रा सीमित रह जाती यूएई की बाजार हिस्सेदारी में भी बाधा रहती। यूएई अपनी राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं को पूरी तरीके से संचालित नहीं कर पाता। तो फिर यूएई ने निर्णय लिया कि अगर मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी राजस्व की मात्रा भी सीमित रहेगी, मेरी बाजार हिस्सेदारी भी नहीं बढ़ेगी, और तेल का व्यापार एक दीर्घगामी नहीं है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे यह निर्णय लेना चाहिए कि मैं अपने उत्पादन को तेजी से आगे बढ़ाऊं, और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए वो इन दोनों संगठनों से, ओपेक और ओपेक प्लस से अलग हो गया। तो एक कारण तो ये ओपेक का कोटा। दूसरी बात अगर हम देखें तो यूएई का आर्थिक स्वायत्तता, उसका डाइवर्सिफिकेशन और उसका दीर्घकालिक विजन भी इसका एक कारण है। आर्थिक स्वायत्तता प्लस उसका दीर्घकालिक विजन और उसका डाइवर्सिफिकेशन जो वो इस समय करने की कोशिश कर रहा है, विविधीकरण। इन कारणों से भी यूएई अलग हुआ। अगर आप बात करें कि यूएई की रणनीति में कोई परिवर्तन आया है, तो बिल्कुल आया है। उसकी नीति अब तेल आधारित अर्थव्यवस्था से डाइवर्सिफाई इकोनॉमी की तरफ वो जा रही है। अब वो सिर्फ उस अपनी अर्थव्यवस्था को तेल आधारित नहीं रखना चाहता, बल्कि वो अपनी इकोनॉमी को और अधिक डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और इसी डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए उसने एक दीर्घकालिक विजन, जिसको विजन 2030 और विजन 2050 कहा जाता है, विजन 2030 और विजन 2050, डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक विजन रखा। अब जैसे आप देखो कि विजन 2030 है,
2050 है, इन सब में वो अपनी तेल आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ करके अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, टिकाऊ और वैश्विक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था, ये सब काम करना चाहता है। इसके लिए वो लॉजिस्टिक, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा, इन सब चीजों पर निवेश कर रहा है। ग्रीन एनर्जी पर निवेश कर रहा है। भारत के आईएसए का वो सदस्य भी है। तो आप देखिए, तेल उत्पादन पर स्वतंत्र निर्णय यूएई को वैश्विक बाजार अवसरों का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाएगा। अगर आप विजन 2030 के बारे में यूएई को देखें तो वो उसका लक्ष्य है कि 2030 तक वो तेल पर अपनी निर्भरता को कम करेगा, वो गैर तेल क्षेत्रों का विस्तार करेगा अपनी अर्थव्यवस्था में, वो अपने प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करेगा, वो विदेशी निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। उसका लक्ष्य है कि वैश्विक व्यापार का वो एक केंद्र बन जाए यहां पर। इसीलिए आप देखिए कि वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहेगा। इसके लिए उसने कई प्राथमिक क्षेत्र भी तय किए हैं, जैसे कि पर्यटन है। पर्यटन के केंद्र के तौर पर दुबई, आबू धाबी, इन सबको वैश्विक पर्यटन का हब बनाना चाहता है। उसने इसी विजन 2030 में वित्तीय सेवाएं को एक लक्ष्य बनाया है। वित्तीय सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय निवेश और बैंकिंग का विस्तार करना चाहता है। लॉजिस्टिक और व्यापार को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए उसने बंदरगाह, एयर कनेक्टिविटी, इन सबको बनाया है। टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से भी वो एआई या न्यू इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। उसने स्मार्ट सिटी, डिजिटल गवर्नेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसी व्यवस्थाएं बनाई हैं। डिफेंस सेक्टर के निर्माण में भी वो काम कर रहा है। इसी तरीके से उसने विजन 2050 के भी अपने लक्ष्य बनाए हुए हैं। इन लक्ष्यों के साथ प्लस कर दिया। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन तो है ही, तेल पर निर्भरता को और कम करना, वैश्विक व्यापार को और ज्यादा बढ़ाना, इन सबको लेकर के वो तमाम तरीके की परियोजनाएं चला रहा है। जैसे कि मजदार सिटी प्रोजेक्ट है, बरकास न्यूक्लियर प्लांट है, मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क बनाया है, यूएई नेट जीरो 2050 इनिशिएटिव भी लिया गया है। तो अगर ये सारे काम करना है तो आप देखिए कि क्या किसी प्रतिबंध में रहते हुए ये सारे काम किए जा सकते हैं? नहीं। ऐसी स्थिति में उसके लिए जरूरी था कि वो अब अपने प्रतिबंधों से मुक्त होकर के, ओपेक और ओपेक प्लस के प्रतिबंधों से मुक्त होते हुए वो अपना स्वतंत्र निर्णय ले, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उसका एक कारण और रहा, वो है भू राजनीतिक स्वतंत्रता। तीसरा कारण, भू राजनीतिक स्वतंत्रता। यूएई अब केवल क्षेत्रीय सहयोग तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसका लक्ष्य है पूरब और पश्चिम सभी देशों के साथ में सहयोग विकसित करना, और वो अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठा रहा है। इन कदमों, वो अपनी जो जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, उसी का परिणाम है कि उसने भारत के साथ में सीपा हस्ताक्षर किया। यही कारण है कि वो चीन के साथ में एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ा रहा है अलग से। अमेरिका के साथ वो रणनीतिक संबंध रखता है यूएसए के साथ। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो अमेरिका के साथ में करेंसी स्वैप अरेंजमेंट भी करना चाहता है। अफ्रीका और एशिया में वो बहुत सारा निवेश कर रहा है। अफ्रीका एवं एशिया में उसने बहुत सारा निवेश किया है। तो आप देखिए कि ऐसी स्थिति में वो
भू रणनीतिक स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ेगा। एक कारण उसका यह है। अगला कारण हम अगर देखें तो सऊदी अरब के प्रभुत्व से वो लंबे समय से असंतुष्ट था, और कुछ दिनों पहले तो आपने देखा था कि तनाव भी बढ़ा था। तो एक बड़ा कारण सऊदी अरब के प्रभुत्व से मुक्ति चाहता था। आप ये देखो कि ओपेक में सऊदी प्रधान नीतियां चल रही थी आजकल। यूएई की स्वतंत्र विदेश नीति को सीमित कर रही थी ये नीतियां, इसलिए वो अलग चाहता था। ओपेक में वास्तविक निर्णायक शक्ति बड़े लंबे समय से सऊदी अरब के पास थी। नीति निर्माण में सीमित प्रभाव था यूएई का। उत्पादन कोटा अलग से परेशान कर रहा था। रणनीतिक असमानता ये यूएई को चिंतित कर रही थी, और इन्हीं चिंताओं का परिणाम यह हुआ कि वो ओपेक से अलग होकर के 1 मई 2026 को अलग निकल गया। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहें कि अब वो एक जूनियर पार्टनर की भूमिका नहीं चाहता था, अब वो इक्वल भूमिका चाहता था। तो एक कारण यह भी था। इसके बाद एक कारण तात्कालिक तौर पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है ईरान और क्षेत्रीय सुरक्षा। ईरान एवं क्षेत्रीय सुरक्षा, इसका भी संकट है। ओपेक में ईरान की सदस्यता है और क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ रहा है। आपने देख रहे हैं कि ईरान इजराइल तनाव, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के जोखिम, ये यूएई के लिए भी जटिलता बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में यूएई ऊर्जा निर्यात सुरक्षा और जोखिम विविधीकरण के लिए ओपेक से अपनी राजनीतिक दूरियां बनाना चाह रहा था। एक और कारण हम देख सकते हैं, और वह है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का लाभ लेना। यूएई वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का लाभ लेना चाहता है। अब वैश्विक ऊर्जा संक्रमण क्या है? आप देखो, फॉसिल्स एनर्जी से निकल करके ग्रीन एनर्जी की तरफ दुनिया जा रही है। मतलब आज हम रिन्यूएबल एनर्जी, इस समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एडेप्टेशन बढ़ रहा है, नेट जीरो कमिटमेंट्स की तरफ हम जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने एसडीजी गोल्स भी घोषित किए हुए हैं। इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो दीर्घकाल में तेल की मांग कम हो सकती है। अब अगर दीर्घकाल में तेल की मांग कम हो सकती है तो यूएई क्या चाहेगा कि जब तक तेल की मांग है अधिकतम उत्पादन करो, क्योंकि बाद में यह खराब होना है। इसलिए वो मार्केट शेयरिंग को मैक्सिमम करना चाहता है। वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म लाभ लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। अदरवाइज उसका तेल खराब हो जाएगा, और वो नहीं चाहता कि तेल के बड़े भंडार वो खराब हो सके। इस कारण से भी वो चाहेगा कि जल्दी जल्दी उत्पादन कर लिया जाए, और जल्दी उत्पादन करने में ओपेक एक बाधा है। इसके बाद यूएई अमेरिका के साथ रणनीतिक संतुलन भी चाहता है। यूएसए के साथ एक रणनीतिक संतुलन चाहता है। आप देखो कि अमेरिका लंबे समय से तेल की कीमतों का जो तेल की कीमतों में वृद्धि या उच्च तेल की कीमतों में हैं, उनका विरोध करता रहा है, और ओपेक के ऊपर यह दबाव भी डालता रहा है। और अभी भी जब यूएई अलग हुआ तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुश हुआ, मोगम्बो खुश हुआ। तो ओपेक पर यूएसए दबाव डालता रहा है। ऐसी स्थिति में
यूएसए के साथ रणनीतिक संतुलन बनाने में भी उसको मदद मिलेगी, पश्चिमी निवेश आकर्षित कर सकेगा, अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत कर सकेगा, वो अपनी स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को मजबूत कर सकेगा। इन सबसे और बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों से ओपेक की प्रभावशीलता में कमी भी आ रही थी, और डूबती हुई नाव में कौन पैर रखता है। तो एक कारण आप यह भी बता सकते हैं कि ओपेक की प्रभावशीलता में गिरावट है। ओपेक प्लस का भी वही असर था। ओपेक प्लस का वैश्विक उत्पादन हिस्सा घट रहा है और दुनिया के देश निजी तौर पर बढ़ा रहे हैं, तो इस कारण से भी ओपेक का प्रभाव घट रहा था। आज आप देखो कि ओपेक का वैश्विक तेल बाजार में अगर हम महत्व देखें तो 1970 के दशक जितना नहीं है। उस समय अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 1970 में अगर आप देखें तो लगभग 85% की हिस्सेदारी ओपेक की हुआ करती थी वैश्विक तेल व्यापार में, जो आज लगभग वर्तमान में ये 50% रह गई है। 85% से घट करके अब 50% रह गई है। ओपेक का अपना प्रभाव है, वो ठीक है, लेकिन उसका इस मार्केट पर अब एकाधिकार नहीं है। इस समय भी 50% है तो प्रभाव तो माना जाएगा, लेकिन अब कहें कि एकाधिकार है, ऐसा नहीं है। तेल भी अब दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए उतना अहमियत नहीं रखता जितना 1970 के दशक में रखता था, जब यूएई उसमें शामिल हुआ है। तो सऊदी अरब के तेल मंत्री एक रह चुके हैं, उनका एक स्टेटमेंट ध्यान रखना चाहिए यहां पर। शेख यमनी ने कहा था कि पाषाण युग इसलिए खत्म नहीं हुआ कि दुनिया में पत्थर खत्म हो गए थे, तेल युग भी इसलिए खत्म नहीं होगा कि तेल खत्म हो जाएगा। मतलब इसका यह हुआ कि भविष्य में तेल की जगह कोई दूसरी ऊर्जा ले लेगी। तो पत्थर खत्म होने के कारण से पाषाण युग खत्म नहीं हुआ, और तेल खत्म होने से तेल युग खत्म नहीं होगा, बल्कि नई ऊर्जा उसकी जगह ले लेगी। और हर क्षेत्र में यही होता है। तो यूएई के फैसले को अब इस रूप में देखा जा सकता है कि दुनिया धीरे धीरे तेल पर निर्भरता को कम कर रही है, और इसके संकेत भी दिख रहे हैं। कई संकेत हैं, जैसे कि चीन में अगर हम देखें तो विद्युतीकरण में निवेश ने तेल और गैस की कीमतों के असर को कुछ हद तक कम किया है। आज अगर आप देखिए तो चीन में जो मोटर व्हीकल्स हैं, कारें हैं, ट्रक्स हैं, ट्रेन हैं, उन सब के इलेक्ट्रिफिकेशन से रोजाना लगभग 10 लाख बैरल तेल की मांग में कमी आई है। इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। तो अगर यही स्थिति बनी रही तो वैश्विक तेल मांग स्थिर हो सकती है। ऐसी स्थिति में तेल के भंडार जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी खत्म कर लेना चाहिए और उनसे कमाई कर लेना चाहिए। तो यूएई की वित्तीय क्षमता मजबूत है, उसकी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा डाइवर्सिफाइड है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक कारण ओपेक की प्रभावशीलता की कमी और तेल की स्थिति में है। अब बात आती है कि ये सारे कारणों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली कि ये इतने कारण आपने देखे, यूएई के बाहर निकलने के, ओपेक का कोटा, आर्थिक स्वायत्तता,
ये सारी चीजें हमने देखी। अब बात आती है कि यूएई के द्वारा ओपेक से बाहर निकलने का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर यूएई भारत से बाहर यूएई ओपेक से बाहर निकल गया है तो इसका प्रभाव क्या होगा। यूएई के ओपेक एवं ओपेक प्लस से बाहर होने का प्रभाव क्या होगा। इस पर भी विचार करना चाहिए। आप देखो कि मैंने पहले ही कहा कि यूएई का ओपेक से बाहर निकलना महज एक ऊर्जा का निर्णय नहीं है, बल्कि ये वैश्विक तेल शासन, मध्य पूर्व में कूटनीति, असुरक्षा, विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं कि इससे कौन कौन से प्रभाव यहां पर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले देखें, अगर वैश्विक तेल बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक तेल बाजार पर आप देखो कि यूएई ओपेक के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक था। उसके बाहर निकलने पर यूएई अपनी उत्पादन नीति स्वतंत्र रूप से तय करेगा, और जब यूएई अपनी नीति को स्वतंत्र रूप से तय करेगा तो वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ सकती है, क्योंकि यूएई अपने प्रोडक्शंस को 50 लाख बैरल प्रतिदिन कर सकता है। तो वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ेगी, और अगर वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ेगी तो तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। मांग और आपूर्ति का नियम लागू होगा। ओपेक की सामूहिक उत्पादन नियंत्रण क्षमता कमजोर हो सकती है, और यह भी संभव है कि सऊदी अरब जवाब में तेल की कीमतों की जंग छेड़ दे। यूएई की अर्थव्यवस्था चूंकि डाइवर्सिफाई है, इसलिए वो इसे झेल सकता है, लेकिन ओपेक के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उतना तेल उत्पादन नहीं करते और उनकी अर्थव्यवस्था डाइवर्सिफाई भी नहीं है, तो उन्हें समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो वैश्विक तेल व्यापार में वो जो कम उत्पादक देश हैं या जिनकी अर्थव्यवस्था में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, उनको नुकसान हो सकता है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म देखें, अल्पकाल में देखें, तो भू राजनीतिक संकट के कारण कीमतें ऊंची रह सकती हैं, वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन दीर्घकाल में अधिक उत्पादन से कीमतें गिर सकती हैं। मतलब वैश्विक बाजार में अगर देखा जाए तो क्या क्या स्थिति उत्पन्न होगी। एक तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तेल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। जिनकी अर्थव्यवस्था डाइवर्सिफाई है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तेल निर्भर देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था, जिन देशों की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है, वो संकटग्रस्त हो सकती है। और यहां पर स्थिति यह होगी कि
यथाशीघ्र दुनिया के देश, जितने भी तेल उत्पादक देश हैं, तेजी से अपने तेल को निकाल करके और उनको मार्केट में लाना चाहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि तेल व्यापार में वृद्धि हो सकती है। अब ये सारी बातें ध्यान रखना, ये सारे अच्छे मैसेज होंगे विश्व के लिए। दूसरी बात आती है कि ओपेक की एकता और विश्वसनीयता पर भी असर पड़ेगा इससे। ओपेक की एकता एवं विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। यह क्या असर पड़ेगा? यूएई जैसे अगर प्रभावशाली सदस्य बाहर चले जाते हैं तो स्वभावतः संगठन की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति तो कमजोर होगी ही। ऐसी स्थिति में अन्य सदस्य देशों, जो कि विशेषकर महत्वाकांक्षी उत्पादक देश हैं, उनके अंदर भी असंतोष बढ़ सकता है। मतलब अन्य सदस्य भी बाहर निकलने का विचार कर सकते हैं। इससे ओपेक की संरचना कमजोर पड़ सकती है, ओपेक की शक्ति में कमी आ सकती है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ओपेक लगभग 15% क्षमता तो अपनी शीघ्रता से खो सकता है। इसी तरीके से ओपेक प्लस गठबंधन पर भी इसका दबाव बनेगा। तीसरा जो एक प्रभाव पड़ सकता है वो सऊदी अरब और यूएई के संबंधों में खटास आ सकती है। अरब एवं यूएई संबंध इससे प्रभावित हो सकते हैं। ओपेक में आप देखिए कि सऊदी अरब एक नेतृत्वकारी भूमिका पर रहा है हमेशा, और यूएई के बाहर निकलने से तेल की नीति को लेकर के दोनों देशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इससे क्षेत्रीय भू राजनीतिक समीकरण भी प्रभावित होंगे और सऊदी अरब द्वारा संगठन को एकजुट रखना अब कठिन हो जाएगा। तो यहां पर यह बात ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए कि यूएई की आर्थिक रणनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यूएई की आर्थिक रणनीति पर और यूएई ने अपनी आर्थिक रणनीति को इसी दृष्टिकोण से परिवर्तित भी करना शुरू कर दिया है। यूएई अपनी ऊर्जा नीति को लेकर के उत्पादन का विस्तार कर रहा है। यूएई बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है और दीर्घकालिक राजस्व अधिक करने की दिशा में वो अपनी रणनीति को मोड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एडीएनओसी जैसे राष्ट्रीय तेल उपक्रम को अब अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तो उसकी आर्थिक रणनीति रिलेटिवली अधिक स्वतंत्र हो जाएगी। अब अगर अधिक स्वतंत्र होगी तो बहुत सारे बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, सप्लाई लाइंस की प्रॉब्लम आएगी। ऐसी स्थिति में अब यूएई जो अबू धाबी के तेल क्षेत्र हैं वहां से अब एक नई पाइपलाइन बनाने की बात कर रहा है और यह पाइपलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करके फुजैरा बंदरगाह वहां तक जाएगी। तो फुजैरा बंदरगाह से वो सप्लाई करेगा। आज एक पाइपलाइन पहले से इस्तेमाल में है
लेकिन जब तेल का उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा तो खाड़ी में टैंकर ट्रैफिक की लागत और गति में स्थायी बदलाव को देखते हुए इस क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। तो यह भी यूएई की रणनीति में परिवर्तन है। अब एक बात और देखी जाए कि और क्या हो सकता है, तो ऊर्जा संक्रमण। यूएई नवीकरण ऊर्जा की तरफ जाएगा, उस पर निवेश करेगा, डाइवर्सिफिकेशन लेकर के आएगा, जैसा कि उसका टारगेट ही विजन 2030 और 2050 है। तो ओपेक से बाहर होकर यूएई तेल पर अपनी निर्भरता को बेखौफ तरीके से कम कर सकता है, अपना स्वतंत्र आर्थिक मॉडल बना सकता है, काम कर सकता है। इस स्थिति का भू राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। भू राजनीतिक प्रभाव, जैसे आप देखो कि पश्चिमी देशों और चीन या एशियाई बाजारों के साथ यूएई के ऊर्जा समझौते अधिक लचीले हो सकते हैं। मतलब वो भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत, चीन और अन्य देशों के साथ बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है। वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में एक नया संतुलन बन सकता है। और मजेदार बात यह है कि इससे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहां पर सऊदी अरब और यूएई के बीच में एक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यूएई से अलग होना या वो ओपेक से अलग होना, ओपेक प्लस से अलग होना एक प्रकार से डी रीजनलाइजेशन का संकेत देता है। डी रीजनलाइजेशन मतलब क्षेत्रीयकरण का विक्षेत्रीयकरण। विक्षेत्रीयकरण, जैसे अभी यूएई अलग हुआ, ओपेक से बाहर निकला, धीरे धीरे कोई और राष्ट्र भी सोच सकते हैं और भी वहां से बाहर निकलने लगेंगे। फिर जैसा ओपेक की स्थिति बन रही है, दुनिया के और देशों का भी डी रीजनलाइजेशन होने लगेगा। तो यह एक डी रीजनलाइजेशन का इफेक्ट है। भारत पर भी हम देख लेते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत पर प्रभाव, अब भारत तो मुख्य आयातक देशों में से आता है, तो स्वभावतः भारत तो प्रभाव से अलग रह ही नहीं सकता। हो सकता है कि अल्पकाल में तेल की कीमतों पर अस्थिरता आए और वो अस्थिरता पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण से पहले से विद्यमान है, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। दीर्घकाल में तेल की कीमतों में कमी आएगी, भारत का आयात बिल कम हो सकता है, महंगाई पर नियंत्रण कम हो सकती है, ऊर्जा सुरक्षा बेहतर हो सकती है। क्यों? क्योंकि यूएई के साथ हमारा पहले से एफटीए है। अब ये जो सेपरेशन या जो अलग हुआ है यूएई, तो इससे आप देखो कि दुनिया के बहुत सारे देश खुश हुए हैं। देशों के अंदर शिकन नहीं है, बल्कि खुशी की लहर है। डोनाल्ड ट्रंप भी, वो तो लंबे समय से कह रहे थे कि ओपेक ठीक नहीं है और कीमतों पर नियंत्रण करने में समस्या उत्पन्न करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेल की कीमतों को कम करने की मांग की थी और यूएई का निर्णय अमेरिका के लिए हितकर है। अब एक बात करने की है, ये सारे हमने प्रभाव तो देख लिए कि यूएई अगर बाहर हुआ है ओपेक और ओपेक प्लस से, तो कौन कौन से प्रभाव इसमें पड़े। अब बात आती है कि ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। ऐसे प्रभाव में या भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए इस तरीके के। ऐसी स्थिति में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो भारत तेल नीति पर पहले से बहुत अलर्ट है। डाइवर्सिफिकेशन इसका एक प्रमाण है। तो यूएई और के ओपेक से बाहर होने से जो परिस्थितियां आएंगी उसमें भारत को यथासंभव ये कोशिश करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। अब लाभ लेने के लिए भारत को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पर और तेजी से सोचना शुरू करें। हम इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हैं, मतलब आयात विकेंद्रीकरण या आयात विविधीकरण। यह भारत की नीति और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। भारत को केवल गल्फ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वैसे अभी भी भारत डाइवर्सिफिकेशन की तरफ है, मतलब अब हमें रसिया, यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, गुयाना, नाइजीरिया, इन सब की तरफ भी आगे बढ़ करके अपने डाइवर्सिफिकेशन को लाना चाहिए, क्योंकि सप्लाई लाइंस को लेकर के समस्याएं अभी रहेंगी। इसके बाद भारत को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाना चाहिए, मतलब एसपीआर को बढ़ाना चाहिए। अभी जैसा कि आपने देखा कि यूएई के साथ अभी हमारे प्रधानमंत्री यूएई गए थे और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने के लिए एक समझौता भी हुआ है। तो भारत की रणनीति होनी चाहिए कि भारत को जब कभी तेल की कीमतें कम हो तो तेल खरीद कर रिजर्व को भरना चाहिए। ऐसा अगर भारत कर लेता है तो युद्ध और सप्लाई शॉकिंग्स, हॉर्मुज ब्लॉक्ड या इस तरीके की जब चुनौतियां आएंगी तो भारत को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना होगा। तो एक काम भारत यह कर सकता है। दूसरा, हम लोकल करेंसी सेटलमेंट पर कोशिश करें। एलसीएस पर हमें कोशिश करना चाहिए। लोकल करेंसी सेटलमेंट मतलब एक लोकल करेंसी पर हमारे एग्रीमेंट्स हों ताकि डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो सके। भारत को तेल व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करना भारत की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि डॉलर एप्रिसिएशन से इंपोर्ट बिल बढ़ता है और एक्सचेंज रेट का रिस्क भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में भारत को चाहिए कि भारत रुपी ट्रेड करे, रुपी और यूएई के दिरहम सेटलमेंट को बनाया जाए, डिजिटल पेमेंट लिंकेज को बढ़ाया जा सकता है। तो एक शब्द में हम कहें कि लोकल करेंसी सेटलमेंट को बढ़ाना चाहिए। इससे हमें फायदा होगा। इसके बाद हमें लॉन्ग टर्म बायलैटरल ऑयल एग्रीमेंट करना चाहिए देशों के साथ में, दीर्घकालिक द्विपक्षीय तेल समझौते। दीर्घकालिक द्विपक्षीय तेल समझौते। भारत को यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ यह काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद रिफाइनरी पार्टनरशिप, अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, इन सबको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमें हमेशा एक जब भी कोई समस्या आए या जब भी कोई स्थिति बने तो भारत को हमेशा बायर कॉलिजन्स बनाने की कोशिश भी करना चाहिए। अगर ओपेक कमजोर होता है तो भारत खरीदारों के बीच में एक सामंजस्य बनाए। यह एक अच्छी रणनीति होती है और उससे खरीदारों का वजन बढ़ता है। खरीदारों के बीच सामंजस्य, क्योंकि ओपेक अगर बिखरता है तो व्यापारियों के बीच टूटन पैदा होगी, और जब व्यापारियों के बीच टूटन पैदा हो तो बायर कॉलिजन बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। ऐसी स्थिति में हमें काम करना चाहिए।
आसियान ऑयल बेंचमार्कर्स भी विकसित किए जा सकते हैं। हमें अपने रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से भारत को अब ये एक केवल कंज्यूमर नहीं बल्कि एनर्जी डिप्लोमेसी पावर भी बना सकता है। और साथ में जो हमारी नीति है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर और ज्यादा तेज काम करने की आवश्यकता है, मतलब हरित ऊर्जा पर तेजी लाने की आवश्यकता है। हरित ऊर्जा में तीव्रता लानी चाहिए, जिसमें सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन्स, ईवीएस, इन सब में तेजी लाने की आवश्यकता है। बायोफ्यूल्स को भी बढ़ा सकते हैं हम। लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी में ध्यान रखने की आवश्यकता है। और शॉर्ट टर्म्स हमें फॉसिल्स को यूज करना है, तो फॉसिल्स यूज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना है। मतलब आप एक शब्द में कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में डाइवर्सिफाइड चीप एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ऑयल डिपेंडेंसी को कम करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप अपनी रणनीति को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पर मैंने आपसे चर्चा की और इस पर एक प्रश्न भी बनाइए, आप आंसर लिखने का भी प्रयास करिए। इस तरीके से प्रश्न बना सकते हैं कि यूएई के ओपेक से बाहर होने के निर्णय का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी और भारत को किस प्रकार की रणनीति ऐसी स्थिति में अपनाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, यह भी आप मेरे साथ शेयर करें। क्या आपको लगता है कि ओपेक का प्रभाव कम होगा? क्या आपको लगता है कि जो बायर्स कॉलिजन बनेंगे, इंडिया उसको लीड करेगा? इन सबको आप सोचिए और मेरे साथ भी साझा कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरीके से सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच।